हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे पर्यावरण के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या अचानक से घट जाए तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? यानी कि उत्पादक अगर घट जाएं तो क्या हो जाएगा? तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? अपघटक पर, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर सभी समान रूप से? तो इसमें जो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा वह है प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहले प्रभावित होगा। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, इसका सही निहितार्थ क्या है? तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा पुनः उत्पादकों के पास लौटती है, ऊर्जा हर स्तर पर संरक्षित रहती है, या फिर ऊर्जा वापस चक्र में नहीं आती है, या ऑप्शन डी है ऊर्जा केवल अपघटकों में जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऊर्जा वापस चक्र में नहीं आती है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में मध्य स्तर के उपभोक्ता समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है शीर्ष उपभोक्ता बढ़ेंगे, उत्पादक घटेंगे, खाद्य जाल असंतुलित होगा, ऊर्जा प्रवाह बढ़ेगा। तो मध्य स्तर के उपभोक्ता अगर समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर है खाद्य जाल असंतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, जैव आवर्धन की प्रक्रिया में डीडीटी का अधिकतम संचय कहाँ होगा? ऑप्शन है जल में, पौधों में, शाकाहारी जीवों में, मांसाहारी शीर्ष उपभोक्ता में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है मांसाहारी शीर्ष उपभोक्ता में। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। तो अब प्रश्न है, जैव विविधता अधिक होने पर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? अस्थिर होता है। ऑप्शन बी है अधिक स्थिर होता है। ऑप्शन सी है ऊर्जा कम होती है, या फिर अपघटन रुकता है। तो इसमें सही उत्तर है वह है अधिक स्थिर होता है। अगर जैव विविधता ज्यादा होगी तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? अधिक स्टेबल होगा। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, यदि अपघटक अनुपस्थित हों तो दीर्घकाल में क्या होगा? तो दीर्घकाल में क्या होगा? उत्पादक बढ़ेंगे, पोषक चक्र बाधित होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, जल चक्र रुक जाएगा। यदि अपघटक जो है अनुपस्थित हो जाए तो इनमें से क्या होगा? तो राइट आंसर है पोषक चक्र बाधित हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा कब हो सकता है? कब उल्टा होगा? ऑप्शन ए है संख्या पिरामिड में, ऊर्जा पिरामिड में, या फिर जैव भार पिरामिड में, या फिर सभी में। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा संख्या पिरामिड में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, ऊर्जा का 10% नियम किस तथ्य को दर्शाता है? तो ऑप्शन है ऊर्जा का पूर्ण उपयोग, ऊर्जा का संचय, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा हास, या फिर ऑप्शन डी है ऊर्जा का पुनर्चक्रण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का हास। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में शीर्ष शिकारी अधिक हो जाए तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? तो यानी कि जो बड़े बड़े शिकारी जैसे शेर, चीता अगर अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? शाकाहारी बढ़ेंगे तो शाकाहारी नहीं बढ़ेंगे, उत्पादक बढ़ेंगे, शाकाहारी घटेंगे, या फिर अपघटक समाप्त होंगे। तो अपघटक नहीं समाप्त होंगे, शाकाहारी भी नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर है शाकाहारी घट जाएंगे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, कार्बन चक्र में वनस्पतियों की भूमिका क्या है? तो वनस्पतियों की क्या भूमिका होती है? CO2 उत्सर्जन में, CO2 अवशोषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर जल संरक्षण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्बन चक्र में वनस्पतियों की भूमिका ये होती है कि वो CO2 का अवशोषण करते हैं। तो सही उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न है, यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़े तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? तो सबसे पहले इनमें से क्या प्रभावित होगा? जल चक्र, तापमान, मृदा, वायुदाब। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है तापमान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रभाव इनमें से क्या हो जाएगा? वर्षा में वृद्धि, तो प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है वर्षा में वृद्धि। यूवी विकिरण में वृद्धि, CO2 में वृद्धि, तापमान में कमी। तापमान में कमी भी नहीं होगी, CO2 में वृद्धि भी नहीं होगी। तो सही उत्तर जो है वह है अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार में पायनियर स्पेसीज की विशेषता क्या है? तो इसमें ऑप्शन है, बड़े आकार के होते हैं, कठोर परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, केवल जल में रहते हैं, केवल पशु होते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है कठोर परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अत्यधिक कम हो जाए तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी या मानव? तो सबसे पहले जो प्रभावित होंगे वह उत्पादक प्रभावित होंगे। तो ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में डीनाइट्रिफिकेशन का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ऑप्शन बी है, नाइट्रेट का गैसीय रूप में परिवर्तित होना। ऑप्शन सी है, अमोनिया बनना। ऑप्शन डी है, प्रोटीन बनना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है नाइट्रेट का गैसीय रूप में परिवर्तित होना। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक आवर्धन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है, जल की मात्रा, विषैले पदार्थों का संचय, ऊर्जा प्रवाह या फिर मृदा निर्माण। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है वह है विषैले पदार्थों का संचय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक ही प्रजाति रह जाए तो वह क्या हो जाएगा? स्थिर होगा, अस्थिर होगा, ऊर्जा बढ़ेगी या संतुलित रहेगा? यदि केवल एक ही प्रजाति रह जाए तो वह अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राकृतिक लाभ क्या है? तो इसका प्राकृतिक लाभ हमको बताना है कि प्राकृतिक लाभ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है, तापमान बहुत बढ़ाना। तो तापमान बहुत बढ़ाने से लाभ तो नहीं होगा। पृथ्वी को रहने योग्य बनाना, ठीक है, वर्षा रोकना, वायु शुद्ध करना। तो प्राकृतिक लाभ इनमें से क्या है? तो इसमें जो सही उत्तर है वह है पृथ्वी को रहने योग्य बनाना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सतत विकास में सबसे महत्वपूर्ण संतुलन किसके बीच होता है? ऑप्शन है, मानव और पशु, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, जल और वायु या फिर वन और मृदा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वह है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने पर सबसे पहले क्या संकेत मिलता है? ऑप्शन है, ऊर्जा बढ़ना, प्रजातियों की संख्या में असंतुलन, वर्षा बढ़ना, तापमान घटाना। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह है प्रजातियों की संख्या में असंतुलन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन की दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? तो मृदा अपरदन का जो दीर्घकालिक प्रभाव वो है क्या पड़ेगा? उर्वरता बढ़ना। तो उर्वरता नहीं बढ़ेगी, गलत हो जाएगा। उर्वरता घटना, जल बढ़ना और वायु शुद्ध होना। तो वायु भी शुद्ध नहीं होगी, जल भी नहीं बढ़ेगा। सही उत्तर हो जाएगा उर्वरता जो है वह घट जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, जल चक्र में मानव हस्तक्षेप का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो इसका प्रमुख उदाहरण बताना है, वर्षा, वाष्पीकरण, बांध निर्माण या फिर संघनन। तो मानव हस्तक्षेप क्या है कि बांध निर्माण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी झील में अत्यधिक पोषक तत्व जमा हो जाएं तो क्या होगा? ठीक है, किसी झील में पोषक तत्व अगर ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा? जल साफ होगा, यूट्रिफिकेशन, जल सूख जाएगा या तापमान घटेगा।
तो यहाँ पे राइट आंसर है यूट्रिफिकेशन, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है खाद्य जाल का मुख्य लाभ क्या है। तो खाद्य जाल का हमको लाभ बताना है क्या है। ऊर्जा कम करना, स्थिरता बढ़ाना, अपघटन रोकना, जल बढ़ाना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी स्थिरता बढ़ाना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न है यदि कीटनाशकों का उपयोग बढ़े तो दीर्घ काल में क्या प्रभाव होगा। तो केवल कीट मरेंगे तो ऐसा नहीं, इसके और कई सारे नुकसान भी होते हैं। तो केवल कीट तो नहीं मरेंगे। जैव विविधता घटेगी, हाँ हो सकता है। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घ काल की बात कर रहा है तो उत्पादन तो तुरंत ही बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जल शुद्ध होगा, जल शुद्ध भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता घट जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनों की कटाई का अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है। अप्रत्यक्ष यानी कि जो हमको नहीं दिख रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं तो उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। वर्षा बढ़ना, जलवायु परिवर्तन, मृदा बनना, ऑक्सीजन बढ़ना। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह है जलवायु परिवर्तन। जो हमको दिख नहीं रहा है वो क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, यानी कि अप्रत्यक्ष प्रभाव है यह। अब अगला प्रश्न है ऊर्जा पिरामिड उल्टा क्यों नहीं हो सकता। तो उल्टा क्यों नहीं हो सकता ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऑप्शन बी है ऊर्जा हर स्तर पर घटती है, ऑप्शन डी है ऊर्जा बढ़ती है, या फिर ऑप्शन डी है ऊर्जा स्थिर रहती है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऊर्जा हर स्तर पर घटती है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो है ऊर्जा का पिरामिड जो है उल्टा नहीं हो सकता है। अब अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर हो जाएगी। शीर्ष उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर उत्पादक। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वह उत्पादक स्तर पर होती है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न है यदि जल प्रदूषण बढ़े तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा। स्थल जीव, जलीय जीव, वायु, मृदा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है जलीय जीव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का दीर्घकालिक परिणाम क्या है। तो दीर्घकालिक परिणाम क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का। तापमान स्थिर, समुद्र स्तर वृद्धि, वर्षा समाप्त, या फिर वायु शुद्ध। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समुद्र स्तर वृद्धि, यानी कि जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका इनमें से क्या हो जाएगा। औद्योगिकीकरण, संरक्षित क्षेत्र बनाना, वनों की कटाई, या फिर शहरीकरण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह है संरक्षित क्षेत्र बनाना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा जल, जीव, समय, या फिर सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मृदा के निर्माण में इन सभी का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अगला प्रश्न है यदि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए तो क्या होगा। अगर ऊर्जा का प्रवाह ही ना हो तो क्या होगा। जीवन समाप्त, जल बढ़ेगा, वायु बढ़ेगी, मृदा बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह है जीवन ही समाप्त हो जाएगा अगर ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पर्यावरणीय शिक्षा क्यों दी जाती है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है इनमें से। ऑप्शन है जानकारी देना, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन, परीक्षा पास करना, या फिर नौकरी। ठीक है, तो इनमें से जो सही उत्तर है वह है जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन। इससे लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, इसीलिए इसका जो है शिक्षा इसकी दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यह प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का सबसे जटिल प्रभाव क्या है। तो सबसे जटिल प्रभाव इनमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन है तापमान बढ़ना, वर्षा पैटर्न में बदलाव, कठिन केवल गर्मी, या फिर केवल ठंड।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वह है वर्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष उपभोक्ता हटा दिया जाए तो संभावित परिणाम क्या होगा? शीर्ष उपभोक्ता मतलब जैसे शेर, चीता, इनको अगर इनको हटा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है उत्पादकों की संख्या घटेगी। ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या अनियंत्रित बढ़ेगी। अपघटकों की संख्या समाप्त हो जाएगी। तो अपघटकों की संख्या समाप्त नहीं हो जाएगी, ये बढ़ जाएंगे। और ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। उत्पादकों की संख्या बढ़े घटेगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो सही उत्तर है वह है प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या अनियंत्रित हो जाएगी, जैसे कि हिरन वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन का सबसे गंभीर प्रभाव किस स्तर पर दिखाई देता है? ऑप्शन है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर शीर्ष उपभोक्ता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है शीर्ष उपभोक्ता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो अब प्रश्न है, किसी क्षेत्र में लीचेन की उपस्थिति किसका संकेत है? तो यह किसका संकेत हो जाएगा? अत्यधिक प्रदूषण, शुद्ध वायु, जल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है शुद्ध वायु। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि खाद्य श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है तो ऊर्जा उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊर्जा जो है क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी या फिर अनिश्चित रहेगी? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह है घटेगी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तापमान, ऊर्जा, जैव विविधता, मिट्टी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह है जैव विविधता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति सतत विकास के सिद्धांत का उल्लंघन करती है? तो पहला ऑप्शन है वर्षा जल संचयन। तो ये तो ठीक है, उल्लंघन नहीं करती है। जैविक खेती यह भी नहीं करती है और पुनर्चक्रण यह भी नहीं। सही उत्तर इनमें से हो जाएगा वह है अत्यधिक भूजल दोहन। तो यह सतत विकास का जो सिद्धांत है उसका दोहन करता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण हो जाएगा? CO2, CFC, O2 या फिर SO2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन जो है छिद्र हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में वनों की कटाई तेजी से हो तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव स्पष्ट होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर वृद्धि, ओजोन क्षय। तो यह सभी बाद में होंगे। तो सबसे पहले अगर पौधे काट दिए जाएं तो मृदा अपरदन हो जाएगा, यानी कि वहाँ की मिट्टी जो है वो धूल उसके हवा के साथ में हट जाएगी वहाँ से, और बारिश के साथ बह जाएगी। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस न होने पर पृथ्वी का तापमान कैसा होगा? अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो पृथ्वी का तापमान कैसा होगा? अधिक होगा, अधिक नहीं होगा, अत्यधिक, कम, समान, अनिश्चित। तो समान भी नहीं होगा। तो बी और डी में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, अत्यधिक कम हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र में मनुष्य का सबसे बड़ा हस्तक्षेप क्या है? तो सबसे बड़ा हस्तक्षेप क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण। नहीं, ये तो सही है, अच्छी चीज़ है। जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है, देखते हैं। और वर्षा, ये भी ठीक है। वाष्पीकरण, ये भी ठीक है। तो सही उत्तर इनमें से जो हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन का दहन। यह सबसे बड़ा जो है कार्बन चक्र में मनुष्य का हस्तक्षेप है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पदचिह्न का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का स्तर, संसाधनों पर मानव दबाव, मृदा की गुणवत्ता, जल की मात्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों पर मानव दबाव। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण में क्या संबंध है? तो इनमें क्या, इन दोनों में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों समान है, ऐसा भी नहीं है।
तो अब ऑप्शन सी और डी बचे, इनमें से कौन सा उत्तर जो है सही होगा? तो ऑप्शन सी है वैश्विक ऊष्मीकरण जलवायु परिवर्तन का कारण है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जलवायु परिवर्तन का कारण है ऐसा इसमें कहा है। तो जो है ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ता है? केवल कीट? नहीं, केवल कीट पर तो नहीं पड़ता है। मृदा सूक्ष्म जीव, केवल पौधे, केवल मनुष्य? तो केवल वाले जो भी हैं ऑप्शन हटा दो। सही उत्तर हुआ इसमें से वह है मृदा सूक्ष्म जीव। जो मृदा सूक्ष्म जीव हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? अस्थिर बनाता है, स्थिरता बढ़ाता है, ऊर्जा घटाता है, अपघटन रोकता है? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी स्थिरता बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ग्लेशियर पिघलना, समुद्र स्तर बढ़ना, जैव विविधता में कमी, या फिर उपरोक्त सभी? तो यह सभी जो हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहे हैं, जो कि धीरे धीरे होते हैं और हमको पता नहीं चलते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है अपघटक अनुपस्थित होने पर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? उत्पादक बढ़ेंगे, मृत जैव पदार्थ जमा होंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, जल चक्र रुकेगा? तो इनमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो राइट आंसर है मृत जैव पदार्थ जमा हो जाएंगे। ठीक, अगर अपघटक नहीं होंगे तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पारिस्थितिक उत्तराधिकार का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो इसका अंतिम चरण क्या कहलाएगा? प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, चरम समुदाय, या फिर संक्रमण अवस्था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है चरम समुदाय, यानी कि क्लाइमेक्स। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है रेगिस्तान में पौधों की पत्तियां छोटी क्यों होती हैं? तो क्यों छोटी होती हैं पत्तियां? ठीक है, रेगिस्तान में कम प्रकाश होने के कारण, जल संरक्षण के लिए, तापमान कम होने के कारण, या फिर मृदा के कारण? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह है जल संरक्षण के कारण जो है वो पत्तियां छोटी होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है ऊर्जा का 10% नियम किससे संबंधित है? तो यह नियम किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन है जल चक्र, ऊर्जा प्रवाह, कार्बन चक्र, या फिर नाइट्रोजन चक्र? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है 10% नियम। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, या फिर वायरस? तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वह है बैक्टीरिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न है मानव जनसंख्या वृद्धि का सबसे धीमा प्रभाव क्या है? तो यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका सबसे धीमा प्रभाव क्या पड़ रहा है? संसाधनों पर दबाव, वर्षा में वृद्धि, तापमान में कमी, जैव विविधता बढ़ना? तो ये कुछ नहीं हो रहा, जैव विविधता घट रही है, तापमान बढ़ रहा है, और वर्षा में भी कमी हो रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा संसाधन जो हैं वो धीरे धीरे उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता जा रहा है। संसाधन सीमित है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? तो सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव क्या है जल प्रदूषण का? रंग बदलना, जलीय जीवों की मृत्यु, तापमान बढ़ना, वाष्पीकरण? तो जल प्रदूषण जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का दीर्घकालिक प्रभाव इनमें से क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण, श्रवण क्षमता में कमी, वायु प्रदूषण, या फिर मृदा प्रदूषण? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है श्रवण क्षमता में कमी आएगी, यानी कि सुनने की क्षमता में कमी आएगी। इसका दीर्घकालिक प्रभाव है, यानी कि काफी लंबे समय के बाद ऐसा होगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा?
उत्पादन बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, लागत घटाना, निर्यात बढ़ाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य मानदंड क्या है? तो इसका मुख्य मानदंड क्या होता है? अधिक वर्षा, और ऑप्शन बी है अधिक प्रजातियां और खतरा, ऑप्शन सी है अधिक तापमान, या फिर अधिक जनसंख्या। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी अधिक प्रजातियां और खतरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्र का क्या महत्व है? तो पोषक चक्र का महत्व हमको बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा? ऊर्जा बढ़ाना, पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण, जल बढ़ाना, या फिर तापमान घटाना। तो राइट आंसर है वह है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। ऑप्शन बी सही हो गया। अब अगला प्रश्न है वनों का संरक्षण किसे बढ़ावा देता है? प्रदूषण, जैव विविधता, तापमान, या फिर मृदा अपरदन। तो सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता को बढ़ावा देता है वनों का संरक्षण। तो ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब अगला प्रश्न है जल संरक्षण में ड्रिप इरिगेशन क्यों उपयोगी है? तो उसकी क्या जरूरत है ड्रिप इरिगेशन की? अधिक जल उपयोग, जल की बचत, प्रदूषण बढ़ाना, लागत बढ़ाना। तो प्रदूषण और लागत क्यों बढ़ाएंगे? तो और जल अधिक जल का उपयोग भी नहीं। तो सही उत्तर है जल की बचत के लिए जो है ड्रिप इरिगेशन उपयोगी है जल संरक्षण में। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब अगला प्रश्न है ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? तो यह सीधा क्यों होता है? ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा हर स्तर पर घटती है, ऊर्जा बढ़ती है, या फिर ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, तो यह सीधा इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा हर स्तर पर घटती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने से क्या लाभ है? तो इससे क्या होगा? जीवाश्म ईंधन जो है उस पर निर्भरता कम हो जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त हो जाएगी? वनों की कटाई, सीढ़ीदार खेती, अधिक सिंचाई, या फिर रासायनिक उपयोग। तो रासायनिक उपयोग भी नहीं, अधिक सिंचाई भी नहीं, और वनों की कटाई भी नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सीढ़ीदार खेती। इससे मृदा अपरदन कम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रक्रिया, मानव गतिविधियां, वर्षा, या फिर हवा। तो राइट आंसर हो जाएगा मानव गतिविधियां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है जैव अपघटन की प्रक्रिया किससे तेज होती है? तो किससे तेज हो जाएगी? ठंड, गर्मी और नमी, शुष्कता, अंधकार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है गर्मी और नमी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा कृषि पर? उत्पादन स्थिर, उत्पादन अनिश्चित, उत्पादन बढ़ता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन अनिश्चित। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य क्या है? तो इसका उच्चतम उद्देश्य क्या होता है? जानकारी देना, व्यवहार परिवर्तन, परीक्षा पास करना, नौकरी पाना। तो इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ 70 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।